एमए उत्तरार्ध हिंदी के छात्र हम पिछले व्याख्यानों को सुनकर के इतना समझ ही चुके हैं कि कवि मुक्तिबोध गजानन क्या है और हम जिस कविता को सुन रहे हैं उस कविता का भावबोध क्या है। कविता अंधेरे में, जैसा कि कविता का शीर्षक है, कविता का आरंभ भी अंधेरे से होता है और वाचक लगातार अंधेरे में रहता है। जिस कमरे में वो है उस कमरे में उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और वो समझ नहीं पाता कि ये कौन है। सस्पेंस बराबर बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी फिल्में आप देखते हैं भूत प्रेत वाली, कुछ इसी अंदाज में ये कविता चलती है। और कविता के बारे में आप इतना समझ चुके हैं कि काफ़ी जटिल भावबोध की ये कविता है जो कई जगह पर प्रतीक, बिंब और दृश्य सुन करके, देख करके ऐसा लगता है जैसे भूत देखने के बाद लोगों की घिघी बन जाती है। कुछ इसी तरह का परिवेश इस कविता का है। ये कवि को और कवि की उस चेतना को, उस भाव को समझ सकते हैं कि किस चिंतन के स्तर पर कविता लिखी गई है, अनुभूत की गई है कि जनसामान्य से जुड़ करके और उनकी चिंताओं को साकार करता है कवि। और विशेषकर वो वर्ग जो देश का बहुत बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग, उसकी चेतना को ठीक से समझने वाले कवि है कि मध्य वर्ग अक्सर सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है और एक दिन जुटाते जुटाते वो सुविधा भोगी हो जाता है। वो नहीं समझता कि निम्न वर्ग किस तरह से जीता है और किस चेतना के स्तर पर वो जीवन गुजार रहा है। चलिए हम देखते हैं, कविता को आगे बढ़ते हैं। किसी काले देश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। इन्हें सुनकर के आपको लग रहा होगा कि कविता जब आरंभ होती है तब वाचक हमें अपने ही घर में, अपने ही कमरे में अंधेरी रात में दिखाई पड़ता है। फिर कुछ देर के बाद वाचक को अपने कमरे में दीवार से गिरते हुए प्लास्टर, और प्लास्टर गिरने के बाद वहां एक चेहरा उभरता हुआ नजर आता है। इसके बाद वाचक घर से निकलता है शहर में, और शहर से निकल करके बाहर पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पहाड़ी के पार जो तालाब है वहां पर फिर उसे वो व्यक्ति दिखाई देता है। उस व्यक्ति को देख करके पहली बार वाचक को ऐसा एहसास होता है कि यही आत्मा अभिव्यक्ति है जिसे मैं खोज रहा था अब तक। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, यह में और वह में चलती है, मैं और वह। इस तरह से वाचक दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। अब आप पुनः देख सकते हैं कि वो किस किस रूप में मिल चुका है। घर में, अपने ही कमरे में, तालाब के किनारे, जंगल में, गुफा में, और अब फिर पुनः किसी काले देश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई। अब उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ वो देखता है, जिन आंखों से देखता है, आंखों से कैसे देखे, आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। काली पट्टी से आपको ये याद आएगा कि
भारतीय महाकाव्य में जो महाकाव्य दो जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें से एक महाभारत। महाभारत की महारानी धृतराष्ट्र की पत्नी धृतराष्ट्र को अंधा देख करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है, काली पट्टी। वो ये तर्क देती है कि जब मेरा पति नहीं देख सकता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस दुनिया को देखूं। तो इस तरह से एक ये संदर्भ था कि जब काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई तो फिर देखे दिखाई कैसे देगा। आंखों पे पट्टी बांधी थी धृतराष्ट्र की पत्नी ने, और वो ताजिंदगी नहीं देख सकी। यहां पर हम अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए देख रहे हैं कि वाचक अंधेरे में ही चल रहा है और जो कुछ देखता है वो फिर गायब हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि जो दिखाई दे रहा है वो क्या है। और जब दिखाई भी देने लगा और उसे एहसास हुआ कि ये मेरा ही अक्स है, मेरी मेरा ही सत्य है, और वो पहचानने का प्रयास करता है। लेकिन आपको याद आएगा कि पिछली पंक्तियों में जब वो जंगल में था और यकाएक एक दीपक जलता है और यकाएक आंधी आती है और वो बुझ जाता है। इस तरह से जो दिखाई दे रहा था वो भी अंधेरे में लीन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आंखों पे बंध गई ये पट्टी, किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई है। वो पट्टी कपड़े की नहीं, इस तरह से बनी है कि वो अब देखने की स्थिति में नहीं रहा। चारों तरफ का माहौल इस तरह का है कि वो नहीं देख पा रहा है जिसे देख पा रहा था। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। ऐसा लगता है कि जब आदमी किसी जुर्म में सूली पर टांगा जाता है, लेकिन यह इसका ऐसा कोई जुर्म नहीं है। ये व्यक्ति अपनी आत्मग्रस्तता द्वंद्व में जी रहा है, सोच रहा है, गहरे चिंतन में डूबा हुआ है, और उस चिंतन में इसे कई तरह के एहसास हो रहे हैं। ये जो अपने आसपास देख रहा है वो, और कई बार जो दिखाई देता है, जो सुनाई पड़ता है, वो नहीं होता। और ऐसा लगता है फिर ये वहां आकर के खड़ा हो गया है। अब परिवेश इस तरह का है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे सूली पर टांग ही दिया गया हो, और सूली पर टंगे हुए व्यक्ति की एहसास क्या होगा इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह का डर होगा उसके बाद, तो उसकी मौत ही होती है। मौत के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति क्या सोच सकता है, क्या चिंतन करेगा। देखिए, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। चूंकि सारी कविता फैंटेसी में चलती है, कल्पनाशीलता है, और स्वप्नों में जो होता है यकायक दृश्य बदलता है। यकायक जो चीज सामने दिख रही है बदल जाती है, रूप बदल लेती है, घटनाएं बदल जाती है, रास्ते बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो उसे अभी लग रहा था कि वो सूली पे टांग दिया गया है, फिर एहसास बदलता है और लगता है किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। अचेतन तो गिरने के बाद होता है, या यूं कहें कि जब सूली पर टांगने की तैयारी चल रही हो और टांग दिया गया हो, वो व्यक्ति भी लगभग बेहोश होता है, चेतना शून्य होता है, अचेत होता है, बेहोशी में जी रहा होता है। तो ऐसे में उसे उस अचेतन अवस्था में क्या होगा, सारी चेतना शून्य हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये मैं वाचक जो बोलता हुआ सुनाई पड़ रहा है कितना द्वंद्वग्रस्त है, इसके अंदर किस तरह के द्वंद्व चल रहे हैं।
किस तरह का चिंतन चल रहा है हम इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। कविता का शिल्प देखिए कि कविता लगभग 8 खंडों में चलती है और अब तक जितनी हम पढ़ चुके हैं, जितना सुन चुके हैं, वो इस कविता का पहला खंड था। 8 पायदानों में से पहला पायदान था। अब हम दूसरे पायदान पर पहुंचते हैं कविता के, जो धीरे धीरे चल करके 8 पायदान तक चलेगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको लंबी दौड़नी होगी, बहुत दूरी तय करनी है, बहुत लंबी कविता है और इस कविता से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन चूंकि ये समय मांगती है और इतना समय अब निकालना मुश्किल हुआ जा रहा है, लेकिन एमए हिंदी उत्तरार्ध के छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी विषय में गहराई तक अपनी पैठ बनाएं। इसके लिए कविता छोटी हो या बड़ी या दीर्घ, उन सब से उनको ठीक से परिचित होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम न केवल लंबी कविताएं, बल्कि आपको मैं इसलिए याद दिला दूं कि ये लंबी कविता इस तरह की हम असाध्य वीणा भी पढ़ेंगे, लेकिन ये उससे भी दीर्घ कविता है। ये एक तरह का ट्रेंड है। जब हम महाकाव्य पढ़ा करते थे, अब महाकाव्य नहीं लिखे जाते, उसकी एवज में अब खंड काव्य लिखे जा रहे हैं और छोटी छोटी कविताएं और लघु कथाएं हमारे सामने आ रही है। लघु कथाएं और कहानियां दोनों में फर्क होता है। लघु कथा मुश्किल से आधे पेज की होती है, खींच करके एक पेज तक चली जाएगी। कहानी लघु कथा से बड़ी होगी और लंबी कहानी जिसे कहेंगे वो लगभग उपन्यास जैसी होगी, लेकिन उससे छोटी हो गई। तो इस तरह से लंबी कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि एक तरह का ये ट्रेंड है जो कथा साहित्य में लंबी कहानी के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर आप हिंदी साहित्य की हंस पत्रिका पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। हंस प्रेमचंद ने वर्षों पहले निकाली थी, जो बीच में बंद हो जाती है। फिर राजेंद्र यादव इसे अपने हाथों में लेते हैं और ये आज भी पत्रिका दिल्ली से निकल रही है, अक्षर प्रकाशन से। तब आप उस हंस पत्रिका को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लघुकथा, कहानी और लंबी कहानी क्या होती है। तो जिस कविता के बारे में हम परिचित हो रहे हैं, लंबी कविता अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की, जिसका हम 8 पायदानों में से पहला पायदान देख चुके हैं और अब हम दूसरे पायदान पर चढ़ते हैं और इस तरह से चढ़ते चढ़ते 8 पायदान पूरे करने के बाद कविता पूरी होगी। मैं हो सकता आगे से कुछ चुनिंदा अंशों को लेकर के आगे बढ़ूं, क्योंकि अगर हम दूसरी कविताओं को भी देखना चाहते हैं तो इस कविता के हम चुनिंदा अंश लेकर के भी काम चला सकते हैं। हमें ये जान लेना और पहचान लेना जरूरी है कि हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति क्या है। जब कोई विधा लिखी जाती है तो उस विधा से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रचनाकार समाज को देख करके उसकी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को और उनके भविष्य को देख करके उस तरह की रचना शिल्प में लिखने का प्रयास करता है। आज हम खंड काव्य भी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, कविता का दौर है, ऐसे में महाकाव्य कतई असंभव है।
तो ऐसे में ये वक्त की नज़ाकत है, और ऐसे में हम काव्य का शिल्प देख रहे हैं कि काव्य भी अपना रूप बदल रहा है। लंबी कविताओं से लघु कथाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम दूसरे फेज में कविता के प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना अंतर आता है और वाचक अब किस तरह से रूप बदलता है। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर छटपटा रही है, शब्दों की लहरें मीठी है दुसह, अरे हाँ सांकल की रह रह बसती है द्वार पर। ये अंतिम पंक्तियों से फिर हमें याद आता है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, वाचक जहाँ जिस कमरे में हमें दिखाई दिया या सुनाई पड़ा कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद है, और वहां पर उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है, और या फिर पुनः कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। फिर देखिए, सूनापन सेहरा, यानी आसपास किसी तरह की आहट, आवाजें या किसी तरह की हलचल नहीं है, उससे वो सिहर करके रह जाता है। क्या हो रहा है वहां? अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, उस अंधेरे में, सघन अंधेरे में कुछ ध्वनियां उभरती है। आप अगर योग करते हैं तो लगेगा कि योग में ये पहली शर्त होती है कि आप सब कुछ की ओर से बंद होकर के अपना ध्यान अंदर की तरफ ले जाएं और अंदर की आवाजें सुने कि अंदर किस तरह से आवाजें आती है, और जो बाहर की आवाजें हैं वो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। उस तरफ से ध्यान हटा करके आप अंदर की तरफ ले जाते हैं, तब आपको वहां भी कुछ ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। कुछ इसी तरह से रात के अंधेरे में जब सब तरफ सन्नाटा होता है, तब भी आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वहां से भी कोई आवाजें उठ रही है। अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, उस अंधेरे में भी ऐसा लगता है उसे कि कुछ बुलबुले से उबर रहे हैं, जैसे पानी में बुलबुले उभरते हैं, दिखाई पड़ते हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा, इसी तरह से कुछ ध्वनियां उसे सुनाई पड़ रही है। शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, वो चेहरा जो शून्य में है उस पर भी वो सलवटें देख पा रहा है। किसकी? स्वर की। जो आदमी जब बोलता है तो बोलने के साथ ही चेहरे के चमड़ी पर वो सलवटें हैं, वो बदलती हुई दिखाई पड़ती है। मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर छटपटा रही है, शब्दों की लहरें मीठी है दुसह। वो जो आवाजें आ रही है वो उसके हृदय में धंसती हुई, उसका सिर ऐसा लगता है जैसे हृदय में गहरा घाव कर रहा है। वो छटपटा रही है, शब्दों की लहरें, ऐसा लगता है कि जो शब्द उसे सुनाई पड़ रहे हैं वो भी छटपटाहट के साथ, जैसे समुद्र में लहर आती है उस तरह से शब्द एक के बाद एक आ रहे हैं छटपटाते हुए। मीठी है दुसह, जो सहनीय नहीं है। कभी वो दुखदाई है, कभी मीठी लगती है, लेकिन असहनीय हो जाती है। अरे हाँ सांकल की रह रह बसती है द्वार पर। और फिर उसे यकायक एहसास होता है उसी अंधेरे में कि लगता है जैसे कोई बाहर से सांकल बजा रहा है। सांकल, सांकल से भी आपको ये अंदाजा होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक हम दरवाजा जब बंद करते हैं तो उसके लिए शब्द होता है सांकल, जो ऊपर की तरफ लगाई जाती है। सांकल खोल करके दरवाजे से अंदर जाया जा सकता है, अंदर पहुंच करके फिर सांकल लगा दी जाती है। तो बाहर से खड़ा व्यक्ति जब अंदर आना चाहता है तो अंदर
पहुंचने के लिए अंदर वाले को सूचित करता है सांकल बजा करके। तो वो कह रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर से उसे आवाज दे रहा है, बजती है द्वार पर, यानी द्वार पर कोई खड़ा है जो उसे पुकार रहा है। फिर कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई अपने ही घर पर आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, कुंदी खटखटाएगा, बजाएगा, या सांकल बजाएगा। सांकल एक पुराना शब्द हुआ जिस दौर में कवि कविता लिख रहे थे। अब कुंडी बोलते हैं, कुंडी खटखटाना, उस वक्त सांकल बजाना। यानी अब सांकल अगर कहीं होगी तो गांव के किसी पुराने मकान में। जो वो आया है वो किसी उम्मीद के साथ आया है। वो क्या उम्मीद करता है? कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है। वो क्यों बुला रहा है? वो अपने लिए नहीं आया, वो मेरे लिए ही आया है। वो मेरे हित कुछ बताने के लिए आया हुआ है। यानी जो आया है वो अपने कारण से नहीं, इसलिए वो तेज दौड़ करके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। अगर व्यक्ति को कोई अपने ही काम से बुलाए तो उसके स्वागत करने का अंदाज अलग होता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होंठों पर। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होंठों पर होंठ रख, कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। आदमी की परिस्थितियां कई तरह की होती है। आदमी हमेशा खुशी के दौर में नहीं, गमों के दौर में भी होता है। और जब गम में होता है तब ये उम्मीद करता है कि कोई आए और उसके पास बैठे और दो बात करे। तो ये व्यक्ति द्वंद्वग्रस्त है और अंधेरे में जो ध्वनियां सुन रहा है, अकेला बैठा हुआ, और उम्मीद करता है कि कहीं से भी किसी भी तरह की राहत उसे नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कोई सांकल बजाए तो उसे ये उम्मीद लगती है कि जो आया हुआ है वो मेरे लिए आया है। ये दूसरी बात है कि आकर के वो अपनी परेशानियां ही बताने आए, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि नहीं, वो मेरे हित बाहर आया हुआ है, रात में चल करके आया है, तो निश्चित रूप से वो मेरे किसी न किसी काम का है। अगर ऐसा व्यक्ति आया है तो हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख। वो उस परेशान बेहाल आदमी के हृदय को सहलाएगा और मानो जिस जटिलता में, परेशानी में वो पड़ा हुआ है, उस प्रसंग में बात करेगा। वो सहसा अपने होठों पर होठ रख करके, यानी जो दर्द है उस दर्द को पी चुका होगा। कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। सीधे सीधे बात कहना, सच सच बात कहना, ये बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, सच नहीं। सच से हर कोई बचना चाहता है, वो भी जो सुनना चाहता है और वो भी जो सुनाना चाहता है। क्योंकि अगर सुनाने वाला भी सच कह दे तो सुनने वाला भी हो सकता है कि उसे नागवार गुजरे। ऐसे में कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। अगर अगला आया हुआ है और वो सच ही बोलने पर उतारू हो, और अगर उसने सच ही बोल दिया तो फिर कितना मुश्किल होगा। यानी फिर जो उम्मीद की थी कि वो जो आया है वो मेरे दर्द को बयां करेगा, दर्द को, घाव को सहलाएगा, लेकिन वो आकर के सच बयां कर रहा है, तो ऐसे में मेरा हृदय फिर बैठ जाने वाला है। सुनकर धस जाए मेरा जी, या मैं फिर वापस उसी द्वंद में चला जाऊंगा। इस तरह सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूं बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है। जी हाँ। यानी वो व्यक्ति जो इतना परेशान हो
कि सिर्फ बिस्तर पर पड़ा हुआ सोच रहा है कि सांकल बज रही है, और सांकल बजाने वाला के बारे में भी सब कुछ सोच लिया कि वो मेरे ही हित आया हुआ है। इतना भी सोच लिया, और फिर इतना भी पड़े पड़े ही सोच लिया कि वो आकर के अगर सच बोल देगा तो मेरा हृदय फिर वापस बैठ जाने वाला है, यानी फिर परेशानी से उभरने के बजाय फिर धंस जाने वाला हूँ। फिर अगली पंक्ति में वही बात आती है कि सांकल ही रह रह बसती है द्वार पर, आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। फिर उसे शंका उठती है कि आधी रात को आखिर ऐसा कौन है जो मुझसे मिलने आया है। द्वार पर लगातार सांकल बज रही है, अभी वो उठा नहीं है। विमन, मन नहीं है उसका, प्रतीक्षातुर, वो जो बाहर सांकल बजा रहा है वो प्रतीक्षा में खड़ा है, ये इसका मन नहीं है। कुहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख व प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव पहचानता हूँ। तो वो ये भी कह रहा है कि मैं उसे पहचानता हूँ जो बाहर खड़ा है, भोला भाला है, दिल से अच्छा व्यक्ति है, उसका चेहरा भी प्रेम भरा है, ये सब है। और मुख कैसा होगा? प्रकाश युक्त। इतना कुछ कह दिया, पहचानता हूँ इतना भी कह रहा है कि बाहर जो खड़ा है ये वही व्यक्ति है। जी हाँ, कौन सा व्यक्ति? जो पिछली बार जिसका जिक्र आया था, और इसका ही एक दूसरा चेहरा है। इस तरह से हम कविता देखते हैं। धन्यवाद।